नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं रामलाल कंकड़ावा आज आपके साथ मानव तंत्र के पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो चलिए आप भी इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करते हुए अपनी विज्ञान विषय की तैयारी को जारी रखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव श्वसन तंत्र। कल श्वसन के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हमारा टॉपिक शुरू करते हैं मानव श्वसन तंत्र। चलिए मानव श्वसन तंत्र क्या है उसके बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। मानव श्वसन तंत्र। अगर मानव श्वसन तंत्र के बारे में बात की जाए तो मानव श्वसन तंत्र में जो ऊपरी श्वसन तंत्र है उसमें देखिए मुख्य रूप से नासिका होती है, मुख होता है, ग्रसनी होती है, अपने स्वर यंत्र या आप लैरिंक्स कह सकते हैं आदि कार्य करते हैं। यानी कि ये जो ऊपरी हिस्से के भाग है उसमें काम करते हैं। और निचले हिस्से के बारे में बात करें या निचले श्वसन तंत्र के बारे में बात करें तो अपनी होती है श्वास नली, श्वसनी या आप उसको कह सकते हैं श्वसनिका, फेफड़े और जो श्वसन मांसपेशियां हैं, श्वसन क्रिया है आदि जो कार्य करते हैं ये होते हैं श्वसन तंत्र के निचला श्वसन तंत्र भाग। तो चलिए पहले आपको दिखा देते हैं मानव श्वसन तंत्र का चित्र, उसके बाद हम अपने इसके प्रमुख भागों का संक्षेप में वर्णन करेंगे। तो देखिए मानव श्वसन तंत्र का चित्र आपके सामने बोर्ड पर है, आराम से देखिएगा आप और ध्यान से समझिएगा। मानव श्वसन तंत्र चित्र में देखिए सबसे ऊपर आपको एक दे रखा है मस्तिष्क में श्वसन के अंदर, यानी कि मस्तिष्क के अंदर क्या करने के लिए, ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए कौन सा मस्तिष्क स्वस्थ के अंदर, जिसमें आप 3 मुख्य रूप से डॉट दिखाई दे रहे हैं वो आपका क्या है मस्तिष्क में श्वसन केंद्र। उसके नीचे आपकी आती है ग्रसनी जिसको आप इंग्लिश में फेरेंक्स कह सकते हैं। उसके नीचे आता है आपका स्वर यंत्र यानी कि जिसका इंग्लिश में नाम बताया था लैरिंक्स। उसके नीचे आता है ब्रोंकी जिसको आप कह सकते हैं श्वास नली। उसके नीचे आता है इंटरकोस्टल पेशियां। फिर आप देखिए आता है डायफ्रामा और इधर अपनी श्वसनिका और फेल्यूरा और पसलियां। ये तो था आपके सामने मानव श्वसन तंत्र का चित्र। अब अपन करते हैं इनके प्रमुख भागों का वर्णन। अब अगर प्रमुख भागों के बारे में अगर हम देखें तो पहले देख लेते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र के। और ऊपरी श्वसन तंत्र में पहला अपन देखते हैं अपना नासिका। नासिका। अब अगर नासिका के बारे में बात करें या नासिका क्या है तो आप ध्यान से समझिए इसको कि नासिका क्या होती है। देखिए कि नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल और पतली झिल्ली में होने वाला रक्त प्रवाह क्या होता है, रक्त प्रवाह जो झाड़ू नुमा पक्षमा तथा श्लेष्मा आपसी सहयोग से श्वसन वायु में धूल के कणों, परागकण, फफूंद आदि को दूर कर उसे शुद्ध करते हैं। इस शुद्धि के पश्चात ही श्वास वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। नासिका मतलब हमारा नाक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है वो समझिए कि जो नासिका में पाए जाने वाले महीन बाल के कण यानी कि हमारी जो नासिका में छोटे छोटे बाल है या जो पतली झिल्ली में होने वाले रक्त प्रवाह अर्थात हम जो ऑक्सीजन रूपी जो वायु है वो जब हम श्वास के रूप में नाक से अंदर खींचते हैं तो इसके अंदर जो श्लेष्मा आपस में सहयोग करते हैं और जो श्वास के रूप में जो वायु में जो धूल के कण होते हैं, पराग कण होते हैं,
फफूंद आदि को वो क्या कर लेती है, वहीं रोक लेती है। और जो शुद्ध वायु होती है अर्थात शुद्ध वायु होती है वो क्या करती है, हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो ये होती है अपनी नासिका। नासिका के बाद अपना उसका अगला हिस्सा आता है मुख। कौन सा आता है, मुख, माउथ। ये क्या होता है देखिए। अब अगर मुख के बारे में बात की जाए तो जो मुख है वो श्वसन तंत्र का जो एक द्वितीयक अंग का रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, द्वितीयक अंग के रूप में। प्रथम अंग के रूप में कार्य कौन करता है, हमारी नासिका, आप यूं कह सकते हैं नाक। और अगर द्वितीयक अंग रूप में देखा जाए तो कौन कार्य करता है, मुख। अब अगर मुख के बाद अगले बिंदु पर बात की जाए तो आपने एक देखा था चित्र में ग्रसनी। क्या देखा था, ग्रसनी। अब अगर ग्रसनी के बारे में बात की जाए कि ये ग्रसनी क्या होती है, तो इस ग्रसनी को देखिए। ग्रसनी को क्या है कि 3 भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में बांट दिया है, 3 भागों में। पहला उसको बांट देते हैं नासाग्रंथि, दूसरा मुख ग्रसनी, तो और तीसरा उसको बांट देते हैं अधोग्रसनी, या आप उसको कह सकते हैं कंठनलिका, या आप उसको कह सकते हैं कंठ ग्रसनी। तो देखिए पहला हो गया आपका नासाग्रंथि। नासाग्रसनी। दूसरा कौन सा हो गया आपका, मुख ग्रसनी। तीसरा कौन सा हो गया आपका, अधोग्रसनी या कंठग्रसनी, कंठग्रसनी। यानी कि ग्रसनी को कितने रूप में बांट दिया गया, 3 रूप में। अब जो ग्रसनी का कार्य है वो क्या है देखिए, कि जो मुख ग्रसनी से वायु कंठग्रसनी से होते हुए, यानी कि नासाग्रसनी से अपने वायु अंदर ली, फिर वो कहाँ जाती है, हमारी मुख ग्रसनी में। और जो मुख ग्रसनी से जो वायु है वो कंठ ग्रसनी से होते हुए किस में प्रवेश करती है, एपिलोगोटिक्स, या आप उसको कह सकते हो घंटी ढक्कन की सहायता से स्वर तंत्र में, अर्थात हमारे गले में प्रवेश करती है, या हमारे स्वर तंत्र में, या हमारे स्वर यंत्र में कहाँ क्या होती है, प्रविष्ट होती है। ये थी अपनी क्या, ग्रसनी। अब अगर ग्रसनी के बाद बात की जाए तो आता है अपना लैरिंग्स, या आप उसको कह सकते हैं स्वर यंत्र। क्या कह सकते हैं, स्वर यंत्र। अगर स्वर यंत्र के बारे में बात की जाए तो देखिए कि स्वर यंत्र क्या होता है, ये कार्य करता है मुख्य रूप से अपना जो कंठ ग्रसनी है और श्वास नली, यानी कि कंठ ग्रसनी और श्वास नली, कंठ ग्रसनी और श्वास नली, इनको क्या करता है, जोड़ने वाली। क्या करने वाली, जोड़ने वाली। क्या है, जोड़ने वाली छोटी छोटी संरचना होती है। क्या होती है, छोटी छोटी संरचना होती है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो स्वर यंत्र होता है वो कंठ ग्रसनी तथा श्वास नली को जोड़ने वाली छोटी छोटी संरचना है। यह तो हुई स्वर यंत्र के बारे में छोटी सी बात। अब अगर आगे की बात करें तो इस स्वर यंत्र में कुछ विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, संरचनाएं। क्या पाई जाती है, विशेष प्रकार की संरचनाएं। अब विशेष प्रकार की संरचना के बारे में बात करें तो विशेष प्रकार की संरचना कौन सी है वो देखिए। उस संरचना को क्या नाम दिया गया है वो देखिएगा आप। विशेष प्रकार की जो संरचना, जो विशेष प्रकार की संरचना है उस संरचना स्वर यंत्र में जो संरचना होती है उसको नाम दिया गया है स्वर रज्जु। क्या, स्वर रज्जु। यानी कि स्वर यंत्र में जो विशेष प्रकार की जो क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, उस विशेष प्रकार की संरचना को क्या नाम दिया गया है, स्वर रज्जु नामक संरचना। क्या किया गया, स्वर रज्जु संरचना। अब ये स्वर रज्जु है क्या, तो ये जो स्वर रज्जु है वो श्लेष्मा झिल्ली होती है। किसकी झिल्लियां होती है, श्लेष्मा की, श्लेष्मा की झिल्लियां।
यानी कि विशेष रचना स्वर रज्जु, और स्वर रज्जु क्या होती है? श्लेष्मा की झिल्ली होती है। अब अगर इसके बाद बात की जाए, इनका कार्य देखा जाए, तो ये क्या करती है? जो हवा के बहाव से कंपन पैदा करती है। क्या करती है? कंपन पैदा करती है, यानी कि स्वर यंत्र में कंपन पैदा करती है या वाइब्रेट पैदा करती है, जिसके कारण हमारे मुख से क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। अर्थात जो स्वर यंत्र में जो संरचना है विशेष, उसका नाम है क्या? स्वर रज्जु। ये क्या करती है? किसकी होती है? श्लेष्मा झिल्ली की। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये जो हवा के बहाव के कारण स्वर यंत्र में क्या पैदा करती है? कंपन उत्पन्न करती है, और उसी के कारण हमारे मुख से ध्वनि उत्पन्न होती है। यह थी अपनी स्वर यंत्र। यह आप यूं कह सकते हैं अपना जो श्वसन तंत्र का जो ऊपरी श्वसन तंत्र था वो पूर्ण हुआ, और अब अपना है निचला श्वसन तंत्र, यानी कि श्वसन तंत्र का दूसरा भाग कौन सा? निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र, यानी कि अब हम आ जाते हैं अपनी कंठ ग्रसनिका से नीचे, या आप यूं कह सकते हैं अपने हृदय में प्रवेश करने वाले हैं। तो अब निचला जो श्वसन तंत्र है उसको मुख्य रूप से श्वास नली, श्वसनी या श्वसनिका, फेफड़े, और फेफड़ों को भी 3 भागों में बांट दिया गया था आगे जाकर। अब अगर हम पहले बात करें तो सबसे पहले अपन आते हैं श्वास नली के बारे में। किसके बारे में? श्वास नली के बारे में। तो चलिए श्वास नली हेडिंग लगा लीजिए आप। श्वास नली। श्वास नली होती क्या है देखिए। अब अगर श्वास नली के बारे में बात की जाए तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है लगभग 5 इंच। कितने इंच? 5 इंच। कितने इंच होती है? 5 इंच। यानी कि श्वास नली की लंबाई है वो लगभग कितनी होती है? 5 इंच। अब इसके बारे में अगर उस बात की जाए, इसके आकार के बारे में बात की जाए, तो ये क्या करती है? लगभग 5 इंच की तो होती है, जो कूट स्तरीय पक्षांभी, कूट स्तरीय पक्षांभी स्तंभाकार होती है। क्या होती है? स्तंभाकार। स्तंभाकार उपकला द्वारा, क्या द्वारा? उपकला द्वारा किस आकार की होती है? सी आकार की होती है। किस आकार की? सी आकार की। किस आकार की? सी आकार की उपस्थित छल्ले से बनी होती है। चित्र देख लीजिएगा आप सीधा ही। ठीक है, चलिए अब अगले बिंदु कौन सा अपना? श्वसनी, या आप यूं कह सकते हैं श्वासनिका। तो अगले बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं हम, श्वसनी। अगर श्वसनी के बारे में बात की जाए तो श्वसनी ये क्या है? ये होती है जो श्वास नली है अपनी, उस श्वास नली के सबसे अंत में, यानी कि आखिरी सिरे के दाईं ओर और बाईं ओर के श्वसनी में विभक्त होती है। यानी कि 2 भागों में विभक्त होती है, दाईं ओर, दूसरा बाईं ओर। कहाँ से? ये जो श्वास नली है उसके अंत में। उसके बाद अगर बात की जाए, जो प्राथमिक श्वसनी होती है, यानी कि प्राथमिक श्वसनी, तो ये क्या होती है देखिए। जो प्राथमिक श्वसनी है वो फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं का, फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं, यानी कि छोटे छोटे संरचनाओं में, छोटी शाखाओं में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है या बंट जाती है, जिनको हम क्या कह सकते हैं? द्वितीयक श्वसनी। क्या कहते हैं? द्वितीयक
श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी। ठीक है, तो ये हुई हमारी द्वितीयक श्वसनी। अब अगर आगे बात की जाए तो प्रत्येक खंड में क्या होता है, जो ये द्वितीयक श्वसनी है वो तृतीयक श्वसनियों में विभक्त हो जाती है, अर्थात ये दूसरे वाले भी बंटकर अगली में तीसरी में विभक्त हो जाती है। और इनका जब लास्ट स्टेप होता है या अंत में क्या होता है, ये सभी छोर पर कोपिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोपिकाएं। देख लीजिए, कोपिकाएं, बड़ा नाम लिख देते हैं, कार्य भी देखना। कोपिकाएं पाई जाती है और इन कोपिकाओं के माध्यम से क्या होता है, गैसों का विनिमय। क्या होता है? गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय। आ गया समझ में? यानी कि जो प्राथमिक होती है वो किस में बन जाती है? द्वितीयक में। और द्वितीयक किस में बन जाती है? शाखाओं में, तृतीयक में। और तृतीयक अंत में क्या करती है? छोटी छोटी कोपिकाओं में विभक्त हो जाती है या कोपिकाएं पाई जाती है। और इन कोपिकाओं का जो कार्य है वो क्या है? गैसों का विनिमय। क्या है? गैसों का विनिमय। चलिए, ये हमारा पूर्ण हुआ कौन सा? श्वसनी। अब श्वसनी के आगे अगर बात की जाए तो कौन सा बिंदु आता है अपना? आता है फेफड़े। क्या आता है? फेफड़े। पहले फेफड़े देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद अपन फेफड़ों का चित्र प्रदर्शित करेंगे बोर्ड पर। ये फेफड़े क्या होते हैं? अब अगर थोड़ी फेफड़ों की संरचना के बारे में आप बात कर लीजिए, तो फेफड़ों की संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो फेफड़े हैं वो लचीले, कोमल, क्या होते हैं? लचीले। ये रहे आपके लचीले फेफड़े। फिर कैसे होते हैं? कोमल। ये रहे कोमल। फिर क्या होते हैं? हल्के गुलाबी। क्या होते हैं? हल्के गुलाबी। तो ये लो साहब, हल्के गुलाबी, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये तो हुई हमारी फेफड़ों के बारे में, अर्थात फेफड़े लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। अगर इनके शरीर के बारे में बात की जाए कि ये शरीर में किस प्रकार पाए जाते हैं या किस प्रकार कार्य करते हैं, अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो देखिएगा, ये शरीर के बारे में एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? एक जोड़े के रूप में। एक जोड़े फेफड़े, यानी कि एक जोड़े के रूप में स्थित होते हैं। अब शरीर में ये कहाँ पर स्थित होते हैं, अगर उसके बारे में हम बात करें तो ये क्या होते हैं? शरीर के वक्ष गुहा में। कहाँ पर? वक्ष गुहा में। शरीर की वक्ष गुहा में। कहाँ पर होते हैं वक्ष गुहा में? शरीर की वक्ष गुहा में दाएं व बाएं भाग। कहाँ? दाएं और बाएं भाग दोनों जगह नहीं, दाएं भाग और बाएं भाग के मध्य पट के, यानी कि जो इनके बीच का हिस्सा है, जो इनका मध्य पट है, उस मध्य पट के कहाँ पर? ठीक ऊपर की ओर। कहाँ? ठीक ऊपर की ओर। कहाँ होते हैं? ठीक ऊपर की ओर होते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं? देखिए कि जो फेफड़े हैं लचीले, कोमल और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। और ये शरीर में कहाँ होते हैं? वक्ष गुहा के दाएं और बाएं भाग कि उसके मध्य जो पट है या जो मध्य पटल है उसके ठीक ऊपर की ओर स्थित होते हैं। अब अगर बात की जाए इन फेफड़ों के बारे में तो इन फेफड़ों में क्या होती है? असंख्य श्वास नलियां, या आप कह सकते हैं कोशिकाएं, या रक्त वाहिनियां, या आप कह सकते हैं लसिका वाहिनियां, लचीले तंतु तथा इस प्रकार की अनेकों कोशिका इस क्या होती है? इन फेफड़ों में होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये फेफड़े क्या है कि इन फेफड़ों में असंख्य प्रकार की श्वास नलियां, कोशिकाएं, रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां और लचीले तंतुओं की झिल्लियों द्वारा अनेक कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? फेफड़ों का निर्माण होता है। चलिए फेफड़ों का चित्र देख लीजिएगा आप।
आपके सामने ये रहा फेफड़ों का चित्र। बोर्ड को आप रोटेट कर लेना, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। सबसे ऊपर आपका देखो लोंगिना में, लॉन्ग में दिखाई दिया। उसके नीचे अपनी श्वास नली, यानी कि ये छोटी छोटी श्वास नली कहीं दिखी, ये रही, ये रही, ये रही, ये क्या है अपनी श्वास नलिका। उसके बाद एक ये श्वास नलिका बायोट, यानी कि ये यहाँ से क्या हो जाती है, श्वास नलिका दूसरे भागों में, द्वितीय भागों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। और ये रहा फिर हमारा श्वासनी, वो तो श्वास नली, और ये कौन सा बायोट हो गया, बायोइट, ये हो गया श्वास नली। ये है अपना फेफड़ा। अब अगर फेफड़े के बारे में आगे बात की जाए, जो दाहिनी फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है और अधिक चौड़ा होता है। यानी कि अगर इस भाग को देखा जाए, इस दाहिनी भाग को, तो देखिए ये दाहिनी भाग क्या है, थोड़ा बाएं भाग से तो क्या होता है, लंबाई में से थोड़ा छोटा होता है। यानी कि इसकी जो लंबाई है वो इसकी अपेक्षा कम है, लेकिन इसकी चौड़ाई है वो बाएं फेफड़े से क्या है, अधिक होती है। क्या होती है, बाएं फेफड़ों से अधिक होती है। देख लीजिए चित्र, वापस रिफ्रेश कर रहे हैं अपन। ये देखिए, ये जो अपना दायां भाग है और ये है अपना बायां भाग। देखिए लंबाई में तो बायां भाग ज्यादा है, लेकिन दायां भाग क्या है, कम। अगर चौड़ाई की बात करें तो ये जो दायां भाग है वो चौड़ाई में तो क्या है, अधिक है, और बायां भाग क्या है, कम। अगर इसके आगे बात की जाए तो जो बायां फेफड़ा है 2 खंडों में तथा दायां भाग 3 खंडों में। देखिए बायां भाग 2 खंडों में कैसे, एक खंड ये रहा आपका और दूसरा खंड ये रहा, यानी कि पहला खंड और ये दूसरा खंड। लेकिन जो दायां फेफड़ा है वो कितने भागों में विभक्त होता है, 3 भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में, 3 भागों में। 3 भागों के बारे में बात की जाए तो पहला भाग, फिर ये दूसरा भाग, और फिर ये तीसरा भाग। तो अगर आपको पूछ ले जाए कि बायां फेफड़ा कितने भागों में विभक्त होता है, तो जो बायां भाग है वो 2 फेफड़ों में विभक्त होता है, और जो दायां भाग है वो 3 खंडों में विभक्त होता है। अब अगर विभक्त तो हो गए दायां बायां, लेकिन अब इनके बारे में बात की जाए तो जो प्रत्येक फेफड़ा है वो स्पंजी ऊतकों से बना होता है। कौन से ऊतकों से, स्पंजी ऊतकों से। अगर बात की जाए कि फेफड़ा किससे बना होता है या प्रत्येक फेफड़ा किन ऊतकों से बना होता है, तो वो बना होता है स्पंजी ऊतक। और स्पंजी ऊतक के बारे में अगर बात की जाए तो अगला टॉपिक अपना आएगा ऊतक, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब स्पंजी ऊतक से बना होता है तो इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, कितने प्रकार की, विभिन्न प्रकार की, या आप कह सकते हैं असंख्य, या कह सकते हैं कई प्रकार की। अगर इस बारे में बात की जाए तो करीब 30 मिलियन कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी मिलियन, 30 मिलियन कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, फेफड़ों में पाई जाती है। अब अगर फेफड़े के साथ आगे बढ़े तो अपनी आती है श्वसन मांसपेशियां। क्या होती है, श्वसन मांसपेशियां। अगर इन श्वसन मांसपेशियों को देखा जाए तो ये होती क्या है, श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियों के बारे में बात की जाए तो इनमें मुख्य रूप से श्वसन के लिए क्या होता है, मध्य पट डायफ्रामा स्थित होता है। आपको बताया था डायफ्रामा की संरचना, यह देख लीजिए। चित्तर जी आ जाइए साहब। ये रहा आपका डायफ्रामा, देखिए क्या होता है, डायफ्रामा दिख गया। चलिए वापस अपने पेज पर आ जाते हैं, कहाँ थे, श्वसनी मांसपेशियां। अब श्वसनी मांसपेशियां तो ये हो गया, श्वसन का क्रिया विज्ञान हो गया। अब अगर बात करें कि श्वसन किस प्रकार होता है, तो श्वसन 2 स्तरों में संपादित होता है। कितने स्तरों में, 2 स्तरों में। 2 स्तर कौन कौन से ये देखा जाए तो पहला स्तर है आपका बाह्य श्वसन। कौन सा श्वसन, बाह्य श्वसन। और दूसरा कौन सा हो गया आपका आंतरिक श्वसन। कौन सा, आंतरिक श्वसन। ये बाह्य श्वसन फर्स्ट
और ये आपका सेकंड। आइए चर्चा करते हैं बाह्य श्वसन के बारे में। इससे पहले अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ समझ में नहीं आया, आपको कुछ पूछना है, तो आप अवश्य हमें कमेंट करें या मैसेज करके भी बता सकते हैं। आज की जो कक्षा है वो बराबर 1 घंटा यानी कि 60 मिनट चलेगी। कक्षा थोड़ी लंबी है, लेकिन आप इस कक्षा को पूरा देखिए, समझिए। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी आप नोट्स बना सकते हैं, ताकि जब स्कूल खुलेगी आपको नोट्स नहीं बनाने पड़े, आपको समझने में आसानी हो। आपकी सुविधा के लिए ये कक्षा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर सार्वजनिक तौर पर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आपकी जिज्ञासा का समाधान किया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा, आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। तो एक बात ध्यान रखना, ये कक्षाएं आप ही के लिए है, आप ही को इसका फायदा लेना है, आप ही को इसका लाभ उठाना है और इस लॉकडाउन के समय का आप ही को सदुपयोग करना है। क्योंकि जो आपकी कक्षा 10 है, बोर्ड की कक्षा है, क्या पता स्कूल थोड़ी लेट खुले तो आपको समय भी कम मिले, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करें। आप ही के लिए फ़ायदेमंद है। हमारा काम है पढ़ाना, हम आपको पढ़ा देंगे। अब आप वीडियो देखें या नहीं देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें या नहीं करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप जितना ज़्यादा इनको देखेंगे, जितना ज़्यादा इनको समझेंगे, इसका लाभ आप ही को होने वाला है, दूसरों को नहीं होने वाला है। यानी कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, आपने ये सुना भी है। तो मेहनत करके देख लो, फिर पता चल जाएगा कि वास्तव में कितना मीठा होता है। तो अब हम बात करते हैं बाह्य श्वसन के बारे में। बाह्य श्वसन के बारे में देखा जाए तो बाह्य श्वसन देखिए, बाह्य श्वसन, इस बिंदु के बारे में कुछ बात की जाए तो बाह्य श्वसन होता है, इसमें गैस या आप कह सकते हैं हवा से भरी कोशिकाओं या केशिकाओं में जो प्रवाहित रक्त है उनके मध्य गैसों के आंशिक रूप के दबाव के अंतर के कारण होता है। अर्थात बाह्य श्वसन है, इनमें क्या होता है, गैसों का विनिमय। किसका विनिमय? गैसों का। किसका विनिमय? गैसों का। यानी कि गैसों का विनिमय कौन से श्वसन क्रिया में होता है? बाह्य श्वसन क्रिया में होता है। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि बाह्य श्वसन क्रिया में गैसों का विनिमय कैसा होता है या किस प्रकार होता है, तो ये समझिए। इनमें होता क्या है कि जो गैसों का विनिमय है वो हवा से भरी कोशिकाओं, यानी कि जैसे ही आप श्वास लेते हैं तो आपके फेफड़े क्या होते हैं? फूलते हैं। क्या होते हैं? फूलते हैं। तो गैसों के विनिमय में जो हवा से भरी कोशिकाएं, यानी कि उनमें हवा प्रवेश करती है तो जो कोशिकाएं वो फूल जाती है, तथा कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त, यानी कि कोशिकाएं किसके कारण फूली? हवा के कारण। और जो कोशिकाओं में जो प्रवाहित रक्त है उनके मध्य क्या होता है? आंशिक दबाव होता है। क्या होता है? उनके मध्य आंशिक प्रेशर होता है, दबाव होता है। उस दबाव के कारण इनमें क्या होता है? अंतर के कारण, या इन दबाव में जो अंतर पाया जाता है, जो डिफरेंट होता है, उन्हीं के कारण इनमें गैसों का क्या होता है? विनिमय होता है। ये तो था आपका बाह्य श्वसन, जिसमें क्या होता था? गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय कैसे होता था कि जो हवा भरी थी कोशिकाओं में, क्या भरी थी? हवा भरी। किस में? कोशिकाओं में। और रक्त परिवहन किस में हो रहा था? केशिकाओं में। किस में हो रहा था? केशिकाओं में। और इनके मध्य क्या था? अंतर। और इस अंतर दाब के अंतर के कारण क्या होता था? गैसों का विनिमय होता था। अब आता है आपका आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन के बारे में अगर हम बात करें तो ये होता क्या? देखिए, इसमें भी गैसों का क्या होता है? विनिमय होता है। और गैसों का विनिमय कैसे होता है कि जो केशिकाएं में प्रवाहित रक्त है और ऊतकों के मध्य विसरण। किसके मध्य? केशिकाओं प्लस ऊतकों, यानी कि इन दोनों के मध्य जो अंतर होता है उसी के कारण इनमें क्या होता है? श्वसन क्रिया, या आप कह सकते हैं इसमें गैसों का विनिमय होता है।
ये तो हुआ हमारा यहाँ पर मानव श्वसन तंत्र। क्या हुआ है? मानव श्वसन तंत्र। जैसे ही मानव श्वसन तंत्र पूर्ण हुआ, अपना अगला टॉपिक होगा रक्त और रक्त परिसंचरण, यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं आप सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण, यानी कि रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसके बारे में जो हमारा YouTube चैनल पर सबसे पहला वीडियो अपलोड हुआ था, जिसको आप मेरे 2 भागों में बांटा गया था शायद, या 3, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, उसमें मानव रक्त के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। तो अगर आप वहाँ से अगर वो वीडियो देख सकते हैं तो उनमें पूरा का पूरा वर्णन है, जिसमें आपको रक्त के बारे में बताया गया है। रक्त की जो 2 कणिकाएं थी, तरल के रूप में कौन था? प्लाज्मा, और ठोस के रूप में जो अपनी कणिकाएं थी, रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, बिंबाणु या प्लेटलेट्स, या जिनको आप नाम दे सकते थे थ्रोम्बोसाइट, उसके बारे में, रक्त के कार्य उसके भी बारे में बताया गया था। रक्त के प्रकार के बारे में बताया गया था आपको। रक्त के प्रकार के साथ साथ उसमें आपको क्या बताया गया था? रक्त का जो आदान प्रदान है। तो अगर रक्त परिसंचरण, इस रक्त को समझने के लिए या रक्त की कार्यविधि को समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल का जो पार्ट फर्स्ट वीडियो है वो अवश्य देख लें। अब अपन सीधे ही दूसरे बिंदु पर चलते हैं, रक्त परिसंचरण और हृदय। वैसे रक्त परिसंचरण तंत्र भी बता दिया गया था, हृदय भी बता दिया गया था, और जो रक्त वाहिनियाँ थी 2, धमनियाँ और शिरा, उनको भी बता दिया गया था। तो आपकी सुविधा के लिए या आपके समय के बचाव के लिए मैं बता देता हूँ, जो रक्त टॉपिक है, जो आपका हृदय है, इसको समझने के लिए आप इस YouTube चैनल पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो पूरे देख लीजिए। वहाँ पर आपको रक्त के बारे में, हृदय के बारे में, रक्त परिसंचरण के बारे में पूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध है। तो आज हम अपने इसके आगे का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, और वो है हमारा उत्सर्जन तंत्र। कौन सा है? उत्सर्जन तंत्र। तो चलिए नई हेडिंग लगाइए आप, उत्सर्जन तंत्र। और जो रक्त और हृदय और रक्त परिसंचरण है वो आप पहले वाले 3 वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरा का पूरा स्पष्ट तौर पर आपको समझाया गया है। तो आज हम शुरू करते हैं उत्सर्जन तंत्र, यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र। हेडिंग लगा लीजिए आप, उत्सर्जन तंत्र। अगर उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात की जाए तो उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, उत्सर्जन तंत्र के कार्य क्या है, इसके बारे में हम अगर बात करें तो ये विभिन्न प्रकार की जो हमारे शरीर में अशुद्धियाँ होती है, या आप यूँ कह सकते हो कि हमारे शरीर में जो अनावश्यक पदार्थ है उनको बाहर निकालने की क्रिया, उत्सर्जन तंत्र, इंग्लिश में आप इसको बोलें तो एक्सट्रेरी सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सट्रेरी सिस्टम। स्पेलिंग लिखना चाहिए तो EXCRETORY, एक्सट्री सिस्टम, SYSTEM, एक्सट्री सिस्टम। अब अगर इस उत्सर्जित तंत्र के कार्यों के बारे में बात की जाए तो इनका मुख्य कार्य है वो शरीर में जो अपशिष्ट है उनको शरीर से बाहर निकालना। अब शरीर से जो उत्सर्जित पदार्थ है या जो अपशिष्ट पदार्थ है वो विभिन्न भागों के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। आपको उदाहरण के लिए बता देते हैं, जैसे वक्र आप कह सकते हैं, किडनी, फेफड़ा जिसको आप प्लैंग कह सकते हैं, स्किन यानी कि त्वचा के माध्यम से, यकृत यानी कि लीवर के माध्यम से, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से, अर्थात विभिन्न प्रकार के उत्सर्जित अंगों के द्वारा आप इनको क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। अब अगर उत्सर्जन का अर्थ होता है, बता दिया आपको कि शरीर से विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, आप यूँ कह सकते हैं जो शरीर के लिए क्या होते हैं? आवश्यक नहीं होते हैं, अर्थात हानिकारक होते हैं, उनको जो शरीर से
बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो होती है उत्सर्जन, और आप इस तंत्र को क्या कह सकते हैं, उत्सर्जन तंत्र। अब अगर इसके आगे बात की जाए तो उत्सर्जन क्या होता है कि अपचय क्रियाओं के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ हैं जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको क्या करना है, इन तंत्रों के द्वारा बाहर निकालना क्या कहलाता है, हमारा उत्सर्जन तंत्र। अब अगर बात करें उत्सर्जन तंत्र के बिंदुओं के बारे में या उत्सर्जन तंत्र के भागों में बारे में, तो इससे पहले आपको भी नाम बताया था अमोनिया, यूरिक अम्ल, ये होते क्या है उनको देख लीजिए। फिर अपन शुरू करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया के बारे में। किसके बारे में, अमोनिया के बारे में। देखिए अमोनिया, अमोनिया क्या होता है। अब अगर अमोनिया के बारे में बात की जाए तो अमोनिया उत्सर्जन, अमोनियोत्सर्ग, किसके द्वारा, अमोनियोत्सर्ग। मैं नाम लिख देता हूं, आप लिख लीजिए अमोनियोत्सर्ग, अमोनियोत्सर्ग किसके द्वारा, अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया के द्वारा संपन्न किया जाता है। किसके द्वारा, अमोनियम स्पंदन द्वारा। अब अगर बात करें तो जो इनमें अनेक अस्थिल मछलियां, उभयचर तथा जलीय कीट, यानी कि मानव नहीं, ये जो जंतु वर्ग के हैं जैसे मछलियां, उभयचर तथा जो जलीय कीट है, वो इस क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा, अमोनियोत्सर्ग क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं या अमोनिया को शरीर से बाहर निकालते हैं। अब अगर बात की जाए यूरिया के बारे में, तो ये जो यूरिया क्या होता है उसको देखिए। अगर यूरिया के बारे में बात की जाए, हमारे यूरिया, ये रहा आपका यूरिया। यूरिया के बारे में बात करें तो यूरिया है वो उत्सर्जन मुख्य रूप से स्तनधारी, जो स्तनधारी होते हैं, समुद्री मछलियां, किसमें, समुद्री मछलियों में, या आप कह सकते हैं जो समुद्र में रहने वाले दूसरे प्रकार के जो जंतु होते हैं, जीव होते हैं, उनमें यूरिया उत्सर्जित होता है। अब आता है यूरिक अम्ल। क्या आता है, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के बारे में बात की जाए तो इनमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, पक्षियों में, किसमें, पक्षियों में। दूसरा जो सरीसृप वर्ग है उनमें। तीसरे बारे में बात की जाए जो कीट पतंगे यानी कि कीटों में, इनमें क्या होता है, अमोनिया को यूरिक अम्ल में, यानी किसको, अमोनिया को, किसमें, अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया जाता है, यूरिक अम्ल में। किसमें, यूरिक अम्ल होता है, इनमें निर्माण किया जाता है। और इन जंतुओं में क्या होता है, यूरिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ। ये तो था अपना अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अब अगर हम बात करें मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में, यानी कि मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार होता है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र, या आप यूं लिख सकते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, किस प्रकार कार्य करता है, या जो मानव के जो मुख्य उत्सर्जन अंग है वो कौन कौन से होते हैं। तो इस तंत्र में दो वक्र क्या होते हैं, दो जोड़ी वक्र। कितने जोड़ी, दो जोड़ी, दो यानी कि एक जोड़ी, और एक मूत्रा से,
और 2 क्या होती है, मूत्र वाहिनियां। क्या होती है, 2 मूत्र वाहिनियां, और 1 होता है मूत्र मार्ग। यानी कि अगर बात की जाए मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में, तो इनमें 2 वक्र, 1 मूत्राशय, 2 मूत्र वाहिनियां, और 1 क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। चलिए आपको इसका चित्र दिखा देते हैं। बोर्ड पर डिस्प्ले हो जाएगा आपका चित्र, ये रहा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप आराम से इसको समझ लेना, ठीक है।